नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है फतेहाबाद हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बता दूं, इनका जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, शुक्रवार दिन है। शुक्रवार ही दिन है और लग्नेश भी शुक्र ही होते हैं। लग्नेश दिग्बली हैं, पर यहाँ पे लग्नेश भी शुक्र हैं और वार के अधिपति वारेस भी शुक्र हैं और वो दिग्बली हैं। शुक्र जब बलवान होंगे तो क्या होगा? व्यक्ति प्रेम आतुर होगा और प्रेम से इनका एक ही प्रश्न ही है कि क्या मेरी प्रेम विवाह की स्थिति बन रही है? तो व्यक्ति प्रेम को, व्यक्ति धर्म को, व्यक्ति आध्यात्म को, व्यक्ति समाज को, व्यक्ति परिवार को तवज्जो क्यों और कैसे देता है? उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह जिस प्रकृति के होते हैं उस व्यक्ति की प्रवृत्ति को उस तरफ लेके जाते हैं। शुक्र प्रेमातुर बनाते हैं और शुक्र इस कुंडली के वार के भी अधिपति हो गए, लग्नेश भी हो गए। एनर्जेटिक ग्रह मंगल और बुध के साथ उनको चपलता भी मिल रही है, ऊर्जावान भी मंगल उन्हें बना रहे हैं। और चौथे भाव में मंगल और बुध के बैठ जाने के कारण व्यक्ति का दिमाग एक जगह स्थिर नहीं है, वो बार बार बदल रहा है और जब तक उसका कोई काम हो न जाए तब तक वो उसके बारे में नित्य प्रति सोच करके अपनी बुद्धि को और बुद्धि की ऊर्जा को नष्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे इस वजह से ही इनका एक ही प्रधान प्रश्न बना कि क्या मेरे प्रेम विवाह की स्थिति मेरी कुंडली में है। दूसरा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो मिथुन राशि का निर्माण कर रहे हैं। अब मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में प्रेम होता है, मैथुन प्रिय होते हैं। सांसारिकता, भौतिकता, सामाजिकता, इन सभी चीज़ों में उनका जो है वो प्रभाव रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को धनवान बनाना ही चाहते हैं और जन्म कुंडली में ये बुध से प्रभावित राशि है मिथुन राशि। इस वजह से ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति के जीवन में बचकानी हरकतें करते हुए देखा भी जाता है। वो बार बार गलतियां करता है, बार बार अपने आप को अनुभवी और राजा बनाते हुए देखना चाहता है या बनते हुए देखना चाहता है और इसी प्रक्रम में उससे गलतियां होती रहती हैं। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं वो अपना ही धन, चूंकि ये द्विस्वाभाविक राशि है तो द्विस्वाभाविक राशि होने के कारण यहाँ पे न तो चर प्रकृति का प्रभाव है न तो स्थिर का है, ये दोनों से प्रभावित है। मतलब द्विस्वाभाविक तो चर भी है और स्थिर भी है। तो द्विस्वाभाविक जो राशियां होती हैं 3, 6, 9 और 12, इन लोगों में न तो आप एक बड़ी अद्भुत बात इनमें होती है कि ये दान देते भी हैं और दान ग्रहण भी करते हैं, पर सामान्यतया ये अपने पैसे जो इन्होंने खुद के बल पे कमाए हैं उसी पैसे को ये दान देते हैं। इनको किसी के द्वारा दिया गया धन ये दान नहीं करते और उनको अपने ही मेहनत पे विश्वास ज़्यादा होता है, वो किसी दूसरे की मेहनत पे विश्वास नहीं करते। सबको अपने अंडर रख लेना और सब पे शासन करना, ऐसा इनका भाव होता है। ये तो राशि की बात रही। अब आगे बात बढ़ के करते हैं तो गुरु और सूर्य एक साथ जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति को दार्शनिक तो बना रहे हैं, पर एक तरफा या कई बार बहुत ज़्यादा दार्शनिकता नहीं है या बहुत श्रेष्ठ मौलिकता, नैतिकता नहीं है। हमें नैतिकीय तत्वों पे और भी काम करने की आवश्यकता है। यहाँ जन्म कुंडली में आगे बढ़ के बताऊं तो पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोगों को पेट से संबंधित समस्या होती है। इसके वस्तुतः देवता जो है वो अदिति हैं, आदित्य। इस वजह से यहाँ पे जातक को ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक दिन, कम से कम 1 माला। इसके साथ साथ श्वेत आक का पुष्प, श्वेत आक का पौधा कहीं मिल जाएगा, उसकी जड़ 4 गुना करके, ऐसे 4 गुना करके अपनी दाहिनी भुजा में रविवार को बांधना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और पीपल के वृक्ष के पास अमावस्या के दिन जाकर के या पूर्णिमा के दिन जाकर के दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ साथ शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण भी व्यक्ति में कई बार चीज़ों को कट्टरता से प्राप्त करने की स्थिति, खाओ पियो मस्त रहो, लूटो मारो काटो, ऐसी भी स्थितियाँ हो जाती हैं। 9वें भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में मंगल जैसे एनर्जेटिक प्लैनेट और इस कुंडली के लिए मार्केस के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार अपना कारोबार भी करते देखा जाता है। विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय भी होते देखा जाता है और वो अपने माता और पिता की सेवा करने वाला भी होता है। पर शुक्र का बल ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
नैसर्गिक रूप से शुक्रदेव चतुर्थ भाव में बलवान होते हैं, मंगलदेव दशम भाव में बली होते हैं, बुधदेव लग्न में बली होते हैं और शनिदेव सप्तम भाव में बली होते हैं। अब मैं आपको इनकी कुंडली में, चूंकि लग्नेश होने के साथ साथ शुक्रदेव अष्टमेश भी होते हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अब इसका ही फल आगे बताने वाला हूं। अगले 5 मिनट का जो सेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ये आपके ज्ञान की तीव्र वृद्धि करने वाला होगा। जब कभी भी अष्टम भाव के अधिपति का संबंध केंद्र से या त्रिकोण से बन जाता है या किसी भी भाव से बन जाता है, मूलतः केंद्र और त्रिकोण की ही बात करूंगा, तो वो काफ़ी हद तक आपके पर्सनल अपीयरेंस को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो आपका पर्सनल है, जैसे माता पिता, पत्नी, दाम्पत्य, बच्चे और कारोबार नहीं, कारोबार को वो दूसरे नंबर पे प्रभावित करते हैं। पर पहले पहल अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठेंगे या सप्तम में बैठेंगे या दशम में बैठेंगे या लग्न में बैठेंगे, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये अपनी दशा में आपके दाम्पत्य को बिगाड़ें, आपके माता और पिता के संबंधों को विच्छेद में लेके जाएं, या फिर ये आपके भी संबंध आपको आपके ही अपने आप से दूर कर देते हैं। फिर व्यक्ति जहां, अब आपको अपने आप से कैसे दूर करेंगे, तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पाता है, व्यक्ति अपने व्यवहार को नहीं समझ पाता है, व्यक्ति अपने स्वभाव पे चिंतन नहीं कर पाता है, वो अपनी कमजोरियों पे काम ही नहीं कर पाता है और बेवजह उसको जहां नहीं सोचना चाहिए, कई बार ये अष्टमेश उसको वहां सोचवाते रहते हैं। अगर खास करके ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि अगर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें अष्टम भाव के अधिपति का अंतर आ गया हो और अगर ये दोनों ही ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं, तो ये दशा काफी कमजोर और काफी कठिनाई देने वाली हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे, तो अगर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें अगर अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा अगर चल रही हो अंतरदशा में, और अगर ये दोनों ग्रह परस्पर छठवें आठवें या तृतीय एकादशवें या चौथे दसवें के संबंध में हो जाते हैं, तो ये कई बार आपके कारोबार को प्रभावित करते हैं। आपका जो कारोबार है, जो आपका प्रोफेशनल करियर है, उसको वो पहले लाभ देंगे, बाद में नुकसान देंगे, ऐसा होता है। दूसरा, अगर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो और उसमें अष्टम भाव के अधिपति से युति बनाए ग्रह की, मतलब अष्टमेश आपकी कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठे हैं और अगर उसकी भी दशा चल रही होगी, तो भी ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और किसी भी तरीके से आपको छत विछत करना चाहते हैं। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति का संबंध केंद्र या त्रिकोण के किसी भी भाव के अधिपति के साथ भी होता हो, तो ये ग्रह आपके भाग्य को, आपकी संतति के साथ आपके संबंधों को, इतना ही नहीं आपके संबंध आपके पिता माता से, इतना ही नहीं आपके माता और पिता के बीच का जो परस्पर संबंध होता है उसको, और आपके मानसिक शांति को भ्रम में लेके जाने वाले हो जाते हैं। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं होती है, जो ज्योतिषी अगर आपको बता दे। दूसरे नंबर पे, अगर महादशा का अधिपति और अंतरदशा का अधिपति किसी भी तरीके से आठवें या सातवें भाव से संबंधित होते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी भाव के कोई भी ग्रह, महादशा का अधिपति और अंतरदशा का अधिपति, अगर ये दोनों ग्रह आठवें और सातवें भाव के परस्पर अधिपति हों और दोनों ही अगर केंद्र में बैठे हों, तो इससे व्यक्ति का दिमाग एक तरफा होता है। वो अपने कारोबार को सिर्फ एक तरीके से देखता है, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होता, या कई बार उसकी दृष्टि कई जगहों पे नहीं जाती है और वो अपनी समस्या को समझ नहीं पाता है। ये बहुत आंतरिक और गूढ़ बात है, जिसको समझना सबके बस के बाहर की बात होती है। सामान्यतया हम ग्रहों को कई बार उसकी प्रकृति के आधार पर नहीं समझ पाते हैं, और जब भावों के अधिपति का संबंध होता है या भाव जब एक्टिव होता है महादशा या अंतरदशा में, तो वो वहां से भी फल करता है जहां का वो अधिपति है, वो वहां से भी फल करता है जहां पे वो बैठा है, वो वहां से भी फल करता है जिसके साथ वो बैठा है, वो वहां से भी फल करता है जहां वो देख रहा होता है,
और इतना ही नहीं, वो अल्टीमेटली कैसा परिणाम करेगा, इसके लिए आपको उस कुंडली के लिए उस ग्रह को लग्न में, नवांश में, दशमांशा में, होरा में और दृष्काण में, इतने सारे भावों में या इतने सारे चक्र में देख लेने के बाद आप किसी एक परिणाम पे जाएंगे। अगर सिर्फ आपने लग्न कुंडली को देख करके और नवांश, दशमांशा और बाकी के अन्य षोडश वर्गों का अध्ययन नहीं किया, कम से कम सप्तवर्ग का भी अध्ययन नहीं किया, तो आपका फलादेश अधूरा और कमजोर और नक्षत्र सूची का कहा जाएगा। इस तरीके से ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि हमारे अष्टम भाव के अधिपति का संबंध अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से, दशम भाव से और लग्न से होता हो, नवम भाव से और दशम भाव से होता हो, तो हमें उनकी दशा अंतरदशा में अपने मन मस्तिष्क को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दाम्पत्य को, अपनी संतान को, साथ ही साथ अपने चल अचल संपत्ति को भी विस्तृत तरीके से उसकी कमजोरी और उसकी मजबूती को समझने की आवश्यकता होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो संभवतया ही नहीं, पूर्णतया ये ग्रह आपको अपनी दशा में विभिन्न प्रकार का कष्ट देते ही रहते हैं। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे आगे लेके आता हूं। यहाँ पे गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना, इसे बहुत अच्छा कहेंगे, पर मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा। सामान्यतया अगर आप धर्म, आध्यात्म और चिंतन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गुरु और सूर्य का तीसरे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। पराक्रमी सूर्य अलग बनाते हैं, कम्युनिकेटिव गुरु वहां बनाएंगे, पर व्यवहार के मामले में, दृष्टिकोण के मामले में, दार्शनिकता के मामले में, लोगों को आदर देने के मामले में, अपने जीवन में धर्म को रखने के मामले में और एक सही नेचर का इंसान होने के मामले में कुंडली को वहाँ कमजोरी मिल रही है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य का एक साथ होना बहुत अच्छा माना जाता है, पर उनका केंद्र में होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की प्रवृत्ति को बल मिलता है और वो कभी भी अपने प्रेम के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा और अपने परिवार के लिए अपने प्रेम से समझौता, या फिर ऐसा होता है जैसे वो अपने पूर्वजों के संस्कारों को नहीं छीन सकता। अपने वर्ण को ध्यान में रखता है। गीता जी के पहले अध्याय में 14वें श्लोक से लेकर के 18वें 19वें श्लोक तक सिर्फ भगवान ने चिल्ला चिल्ला करके वर्ण संकरता के बारे में ही बात कही है। उसमें उन्होंने हमारे कुल खानदान के पूर्वजों के बारे में बात की है कि उनका होना कैसे परिवार को बना करके रखता है, हमारे जीवन में हमारे धर्म का महत्व कितना है, हमारे जीवन में हमारे परंपराओं का कितना महत्व होता है, संस्कृति का कितना होता है, सभ्यता का कितना महत्व होता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे को जो ज्ञान दिया जाता है उसका कितना महत्व होता है। तो इन सबको समझने की ताकत किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य देते हैं। और वो अगर केंद्र में नहीं है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि अगर केंद्र में गुरु बैठे हैं, विशेषतया लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, नवम और पंचम, केंद्र और त्रिकोण में अगर गुरु बैठे हैं, विशेषतया केंद्र में अगर बैठे हों और नवम भाव में, पंचम भाव में, मतलब जो भी बात है, तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म करके आया है, उसका कर्म सत्कर्म से युक्त था और वो धर्माचरण करने वाला था। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण से बाहर है, इसका अर्थ है कि हमें इस जन्म में अपने कर्तव्य पे काम करने की आवश्यकता है और अपने आप को मजबूत बनाना होगा। इसके साथ साथ पंचम भाव में शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि के साथ जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर, मंगल और बुध के ऊपर राहु का प्रभाव, ये कुंडली को कहीं ना कहीं एक जल्दबाजीपन, व्ययी और कई बार प्रेम को समझने वाला और हृदय से सोचने वाला, दिमाग कई बार कम या गलत निर्णय लेने वाला या निर्णय गलत लेकर के बाद में पश्चाताप करने वाली कुंडली को बना रहे हैं। क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र को प्रभावित कर रही है तो व्यक्तित्व जो है वो भ्रमित है, राहु की दृष्टि बुध को प्रभावित कर रही है तो निर्णय गलत होगा, राहु की दृष्टि मंगल पे है तो व्यक्ति की दिनचर्या, साथ ही साथ उसका छोटा समाज और वो कई बार अपने बारे में ही आत्म केंद्रित होकर के सोच रहा है। शनि की नीच दृष्टि सप्तम भाव पे, मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं तो सप्तम भाव से मंगल और शनि का संबंध व्यक्ति को कई बार एक तरफा सोचने वाला बना देते हैं या प्रेम विवाह का ये अवसर दे देते हैं, या कई बार विवाह में मतभेद की स्थिति भी बाद में होने लगती है। और जन्म कुंडली के चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, केंद्र में गुरु और शनि है नहीं, इस वजह से एक अलग तरीके से मंगलिक दोष पैदा होगा, जिसके कारण अगर विवाह मिला करके नहीं किया जाएगा तो आगे चल करके परेशानी भी होगी। नवांश कुंडली को अगर समझते हैं तो नवांश कुंडली के लग्नेश शनि बनते हैं, वो यहाँ के चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, यहाँ चतुर्थ लग्न के अधिपति हैं और जा करके जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ भी पंचम भाव में पर अपनी राशि के, यहाँ भी पंचम भाव में पर मित्र की राशि में। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत
भी समझदार हो जाए तो वो अपने कर्तव्यों के पथ से विचलित होने वाला नहीं है। अगर उसको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही उसको ज्ञान दे दी जाए अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने चीज़ों के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, तो अपने कर्तव्य का पालन वो पूरे दृढ़ता से और उसके वंश के कर्म को वो समुचित तरीके से उसके साथ न्याय करने वाला हो जाएगा। अगर व्यक्ति भटका हुआ है और उसको थोड़ा भी बता दिया जाए तो निश्चित रूप से वो सही मार्ग पे आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही डिरेल है, बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ा सा समझाने का मतलब होगा कि वो अपने कर्तव्य पथ को आसानी से समझ जाएगा। हमारे आजकल के युवा, मैं भी हूँ पर थोड़ा पीछे का हूँ, तो अगर बात कर दूं तो सामान्यतः आजकल के जितने युवा हैं इनके पास जितने प्रश्न हैं वो सामान्यतः बड़े ही कई बार हंसी वाले हो जाते हैं, और इन लोगों को समझाना कई बार बड़ी टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि इनके पास शास्त्र का और धर्म का और ग्रंथ का कोई ज्ञान बड़ा कम सा है, या है भी तो बहुत छोटी या छिछले लेवल का है। तो ये बात मैं सामान्यतः रोज दिन तो कुंडलियाँ देखता हूँ तो समझ में आ जाती हैं कि आजकल के लोगों के दिमाग में जो प्रश्न बने हैं वो इतने सारे सूचनाओं के संसार में होने के बावजूद भी बड़ा स्तर छोटा हो गया है। सोचने और समझने की शक्ति बहुत विशाल नहीं हुई है। भले वो ये अलग बात है कि वो अपने आप को ये समझने लगे हैं कि मैं बहुत अच्छा जानकार हूँ, पर वस्तुतः ये होता नहीं है। तो कई बार हम अपने धर्म संगत बात को नहीं समझ पाते, तर्क संगत और शास्त्र संगत बातों को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से भी कई बार हमें सिर्फ सामने वाली ही चीज़ दिखाई देती है। याद रखिएगा, इंद्रियां जो होती हैं वो सिर्फ वर्तमान तक ही देखती हैं, जबकि मन जो होता है वो भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों को देखने की शक्ति रखता है। इस वजह से, और वैसे भी मैंने ये बात बहुत बार कार्यक्रम में कही है कि जो हमारे नेत्र हैं, जो भौतिकीय रूप से जो आपको नेत्र दिखाई दे रहे हैं, इनकी दृष्टि सिर्फ वर्तमान तक है। भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे निर्णय कितने सही हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, इन सभी चीज़ों को देखने और समझने की शक्ति विकसित करने के लिए, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म ग्रंथों के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, उनके मंत्रों के पास जाना चाहिए और गीता जी के पास जाना चाहिए। इन सबको पढ़ने और इनके अध्ययन अध्यापन से हमारे दिमाग के पिछले हिस्से का बल जागृत होता है और उससे हमें भविष्य को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे प्रेम ज़्यादा है, हावी भी है, उसमें जल्दबाजी भी है, और कई बार हम अपने आप को पथभ्रष्ट भी कर सकते हैं। मतलब हमें सावधान भी रहना है। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में शुक्र, और शुक्र और सूर्य का परिवर्तन, शुक्र और सूर्य का परिवर्तन है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति से विवाह करना चाहेगा या चाहता है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर दूं तो विवाह का सुख इस कुंडली में कमजोर नहीं है, पर कंफ्यूज जरूर है, क्योंकि छठवें भाव में केतु और यहाँ पे गुरु शत्रु की राशि में शुभग्रह के बैठने के कारण विवाह का सुख है जरूर, पर वो भ्रम में है। इस वजह से अगर कोई भी निर्णय लिया जाए तो पूर्णतया अपने धर्म संगत बातों को रख करके, कुंडली का मिलान करके, अच्छे तरीके से मेलापक करके, माता और पिता के आशीर्वाद से युक्त होते हुए विवाह को आगे बढ़ाना जरूरी होता है। एक बात यहाँ पे जोड़ दूंगा कि अगर आप आज विवाह कर लें और कानून के दृष्टिकोण से अगर कल आप विवाह तोड़ देते हैं तो सोच के देखिए जो क्या हुआ उनका, जो भारत के क्रिकेटर हैं जिनकी शादी टूट गई या पता नहीं क्या हुआ, मैं तो देखता भी नहीं, तो बता रहे थे मेरे ऑफिस के लोग कि उनको विवाह से पहले ही बच्चा होने वाला था, बाद में विवाह हुआ। तो आजकल की ये ट्रेंड जो है वो लगभग चल गए हैं कि विवाह से पहले ही बच्चा होने वाला होता है, फिर बाद में विवाह होता है। तो ये सब हमारे शस्त्र और शास्त्र के विरुद्ध है, इस वजह से इनका ध्यान रखना चाहिए। कम से कम हमें सदैव ही अपने धर्म का पोषण करना चाहिए अपने जीवन में। शुभ अंक के आधार पर ये कुंडली 8 अंक बहुत अच्छा रहेगा। दिशा के आधार पर इस कुंडली में धन कमाने के लिए अगर आप चाहें तो पश्चिम दिशा की तरफ जा सकते हैं। ये कुंडली मंगल उच्च को लेकर के बैठी है, पर चतुर्थ भाव में मंगल उच्च के कोई विशेष परिणाम करते नहीं हैं। दशम भाव में उनका परिणाम ज़्यादा अच्छा होता है। गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हैं लाभेश होकर के, तो बड़े छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है, व्यक्ति कम्युनिकेटिव होता है और दाता दानी भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दान करने वाला है। बुद्धि खराब नहीं है, बस हमें पथभ्रष्ट नहीं होना है। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें किसी भी जीवन के किसी भी निर्णय को लेने की आवश्यकता है। खास करके 2027 के अप्रैल तक इस कुंडली की सबसे कठिन दशा चल रही है, जहाँ पे लिए गए निर्णय कई बार कठोर और परेशान करने वाले हो जाएंगे, है ना। वो कि शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में अगर विवाह किया जाए तो वो विवाह सफल होता है, अन्यथा वो कमज़ोर हो जाता है। तो अभी आपकी कुंडली में 2027 के अप्रैल तक बहुत सावधानी से विवाह करना होगा, और जिससे भी करना है उससे कुंडली मिला करके संपूर्णतया करना है। आप विवाह अगर करना चाहते हैं तो मकर राशि मकर लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न,
और ये मेष राशि मेष लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम और उत्तर से हो सकती है, वायव्य कोण से हो सकता है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में दशमांशा कुंडली में लग्न में गुरु और राहु बैठे हैं, इस वजह से कई बार वो आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। हालांकि व्यक्ति के जीवन में कर्म में भाग्य का सुख मिला हुआ है और व्यक्ति लाभ भी बहुत अच्छा अर्जित करेगा, इसमें कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं है। पर एक बात और भी जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस कुंडली को व्यापार बहुत अच्छे तरीके से करते देख रहा हूँ। ये कुंडली व्यापार भी बहुत अच्छा कर सकती है, टेक्निकल क्षेत्रों में नौकरी कर सकती है, सरकारी हो या प्राइवेट, सैनिक सेवा में नौकरी कर सकती है, IT सेक्टर में नौकरी कर सकती है, इंटीरियर के क्षेत्र में नौकरी कर सकती है, और किसान आदि कृषि संयंत्र से जोड़ करके भी वन विभाग में भी नौकरी व्यक्ति कर सकता है। शुभ अंक मैंने 8 कहा, शुभ रंग गेरुआ और सफ़ेद कहा है। दिशा विवाह करने के लिए वायव्य कोण पश्चिम और उत्तर कहा है। विवाह के लिए राशियां मैंने बता दी, लग्न भी बता दिया। इसके साथ साथ अभी आपकी कुंडली में सबसे अच्छी दशा अभी आई नहीं है, अभी भी शनि में राहु चल रहे हैं, तो फिर भी तो कुछ दशा आपकी कुंडली में 2029 मतलब अभी इस कुंडली को 7-8 साल का समय लगेगा आगे बढ़ने में। और साथ ही साथ अभी आपकी कुंडली में भाग्येश बुध की दशा आएगी जो आपके माता और पिता की सेवा आपसे करवाएगी। ये कुंडली अगर कुछ भी अच्छा काम करना हो, धर्म, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि, तो बुध के साथ सूर्य की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में। अगर अपने करियर और अपने संतान और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य को लेकर के अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप शुक्र और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कुंडली में ट्रांसफर लेना हो, कहीं इधर से उधर जाना हो, तो शुक्र की दशा के साथ आप गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, बहुत मजबूत होकर के वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं। इनकी दशा ने आपको सब कुछ दिया है और आगे बुध भी देंगे। होरा चक्र के आधार पे अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शनि इनकी दशाएं आपको देने वाली बनी है। पर गुरु, शुक्र और केतु के साथ राहु की दशाएं आपको मानसिक कष्ट और शांति देने वाली नहीं बन रही हैं। मानसिक कष्ट होगा, शांतिप्रद स्थितियां कमजोर होगी। शायद वही कारण है कि शनि में राहु आए हैं और आपको ज्योतिषियों के पास जाना पड़ रहा है। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपको उत्तराषाढ़ा, आश्लेषा, रेवती, पुनर्वसु, स्वाति और पुष्य ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। दिन मैंने बता दिया, शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता कुंभ और मिथुन के साथ, सिंह वालों के साथ किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। यहाँ ये बहुत अच्छा है, इस कुंडली में करियर को लेकर के कोई गतिरोध नहीं होगा और अवरोध भी नहीं है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में आपका करियर बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ेगा और ये कुंडली बहुत आगे जाएगी प्रोफेशनली। पर हमें काम अपने ऊपर करना है, कोई भी निर्णय हमें अलग हट करके समाज में अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में नहीं लेना है। आप तुला लग्न के हैं, आप निर्णय सुना देंगे, माता और पिता समाज के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है आपको जरा भी उसका अंदाजा नहीं। इस वजह से इस काम को करने से बचिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए